गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नए टॉपिक कश्मीर प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। जब तक कश्मीर और या भारत के ऊपर यूनाइटेड किंगडम का राज था, तब तक इस क्षेत्र के अस्तित्व की गारंटी यूनाइटेड किंगडम द्वारा दी गई थी। तब तक इसकी संरचना और इसकी परिधि में कमजोरियों के बड़े परिणाम नहीं थे, लेकिन 1947 में दक्षिण एशिया से ब्रिटिश वापसी के बाद वे स्पष्ट हो गए। भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के लिए भारत और पाकिस्तान द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार रियासतों के शासकों को ही या तो पाकिस्तान या भारत या कुछ शर्तों के साथ स्वतंत्र रहने का विकल्प चुनने का अधिकार दिया गया था। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने शुरू में माना था कि अपने फैसले में देरी करके वह कश्मीर की आज़ादी को बनाए रख सकते हैं, लेकिन राज्य की पश्चिमी सीमाओं पर मुस्लिम प्रजा के बीच पाकिस्तान की ओर से क्रांतिकारी कबीले या पश्तून आदिवासियों के हस्तक्षेप को शामिल करने वाली घटनाओं के क्रम में वे फंस गए। उन्होंने अक्टूबर 1947 में भारतीय संघ में परिग्रहण पर हस्ताक्षर किए। यह पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप के लिए संकेत था, जिसने राज्य को पाकिस्तान का स्वाभाविक विस्तार माना और भारत द्वारा जिसका उद्देश्य परिग्रहण के कृत्य की पुष्टि करना था। स्थानीय युद्ध 1948 के दौरान जारी रहा और संयुक्त राष्ट्र के हिमायत के माध्यम से जनवरी 1949 में प्रभावी हुए संघर्ष विराम में समाप्त हो गया। उसी साल जुलाई में भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम रेखा को परिभाषित किया था नियंत्रण रेखा के रूप में, जिसने क्षेत्र के प्रशासन को विभाजित किया था। उस समय यह एक अस्थायी समीचीन के रूप में था, लेकिन उस लाइन के साथ विभाजन आज भी मौजूद है। संकल्प और वैधता के कई प्रयास हुए। यद्यपि 1947 विभाजन से पहले कश्मीर में एक स्पष्ट मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश था और पंजाब के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के साथ इसकी आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक नज़दीकी को ठोस रूप से प्रदर्शित किया जा सकता था। विभाजन के दौरान और बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप क्षेत्र का विभाजन हुआ। पाकिस्तान के हाथ जो क्षेत्र आया, हालांकि मूल रूप से मुस्लिम बाहुल्य था, लेकिन जनसंख्या कम, अपेक्षाकृत दुर्गम और आर्थिक रूप से अविकसित था। सबसे बड़ा मुस्लिम समूह कश्मीर की घाटी में स्थित है और पूरे क्षेत्र की आधी से अधिक आबादी की संख्या का अनुमान है। यह भारत प्रशासित क्षेत्र में आया, जो झेलम घाटी मार्ग के माध्यम से अपने पूर्व मार्गों के साथ अवरुद्ध हो गया था। इसके बाद कश्मीर को लेकर विवाद खत्म करने के लिए कई प्रस्ताव किए गए, लेकिन 1962 में लद्दाख में चीनी घुसपैठ के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। सितंबर में संघर्ष विराम की स्थापना की गई थी, जिसके बाद जनवरी 1966 के शुरू में ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में दोनों पक्षों ने एक समझौता किया था, जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को ख़त्म करने की कोशिश करने का संकल्प लिया था। 1971 में दोनों के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1972 में भारतीय शहर शिमला में हस्ताक्षरित एक समझौते में आशा व्यक्त की गई थी कि अब से इस क्षेत्र के देश एक दूसरे के साथ शांति में रह सकेंगे। यह व्यापक रूप से माना जाता था कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने नियंत्रण रेखा को वास्तविक सीमा के रूप में स्वीकार कर लिया होगा। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात से इनकार किया। भुट्टो को 1977 में गिरफ्तार करने और 1979 में फांसी दिए जाने के बाद कश्मीर मुद्दा एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण बन गया। कई आंदोलनों ने विभिन्न रूप से कश्मीर को पाकिस्तान के साथ विलय, भारत और पाकिस्तान दोनों से क्षेत्र के लिए स्वतंत्रता
या बौद्ध लद्दाख को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग की है। इन आंदोलनों से जूझने, संघर्ष विराम रेखा पर पाकिस्तानी सेनाओं का सामना करने और जम्मू कश्मीर राज्य के प्रशासनिक ढांचे का समर्थन करने के लिए भारतीय केंद्र सरकार ने वहां एक मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है, खासकर 1980 के दशक के अंत से। पूरे कश्मीर जो समस्या है उसमें विद्रोह और प्रतिविद्रोह भी होते रहे हैं। लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया के माध्यम से प्रगति की कमी से मोहभंग उग्रवादी संगठनों को 1980 के दशक के अंत में इस क्षेत्र में सक्रिय होना शुरू कर दिया। उनका उद्देश्य भारत सरकार से नियंत्रण का विरोध करना था। 1990 के दशक के शुरू तक आतंकवाद एक विद्रोह के रूप में विकसित हो गया था और भारत इस पर कार्रवाई अभियान में लगे रहा। 90 के दशक में मध्य में लड़ाई की कठोरता थोड़ी कम हुई, हालांकि कभी कभार हिंसक झड़पें देखने को मिलती रही। पश्चिमी लद्दाख का कारगिल क्षेत्र अक्सर सीमा संघर्षों का स्थल रहा है, जिसमें 1999 में एक गंभीर घटना भी शामिल है। उस साल मई में पाकिस्तान ने कारगिल सेक्टर की तोपों से गोलाबारी तेज कर दी थी। इस बीच भारतीय सेना को पता चला कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है और कारगिल क्षेत्र के भीतर और पश्चिम में अपनी मौजूदगी स्थापित की है। घुसपैठियों और भारतीय सेना के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिसको कारगिल युद्ध कहा जाता है, और 2 महीने से अधिक समय तक ये लड़ाई चली। भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के भारत की ओर से अधिकांश क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रही, जिस पर घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था। दुश्मनी आखिरकार तब खत्म हुई जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपना आश्वासन दिया कि घुसपैठिए पीछे हट जाएंगे। हालांकि नियंत्रण रेखा के पार गोलाबारी 21वीं सदी की शुरुआत में रुक रुक कर जारी रही, जब तक कि 2004 में संघर्ष विराम समझौता नहीं हो गया। बाद में इस क्षेत्र में तनाव कम हो गया और भारत और पाकिस्तान ने सामान्य और अधिक क्षेत्रीय सहयोग से अधिक सौहार्दपूर्ण संबंधों की मांग की। सीमांत के दोनों ओर श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच 2005 में सीमित यात्री बस सेवा शुरू हुई और उस वर्ष के अंत में इस क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के साथ कई बिंदुओं पर राहत सामग्री ले जाने वाले जीवित बचे हुए लोगों और ट्रकों को सीमा पार आने जाने की अनुमति दी। इसके अलावा 2008 में दोनों देशों ने 1947 के विभाजन के बाद पहली बार कश्मीर क्षेत्र के माध्यम से सीमा पार व्यापार संबंध खोले। स्थानीय स्तर पर उत्पादित माल और विनिर्माण ले जाने वाले ट्रकों का श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच और रावलकोट और पूंछ के बीच परिचालन शुरू किया। तो ये 2 मार्ग थे जिसके तहत परिचालन सामानों का आदान प्रदान दोनों तरफ से देखने को मिला। उठाए गए इन कदमों के बावजूद भी इस क्षेत्र में समय समय पर तनाव जारी रहा। लंबे समय तक हिंसक विरोध प्रदर्शन, 2008 में श्रीनगर के पूर्व में अमरनाथ गुफा मंदिर में जाने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भूमि के एक टुकड़े पर नियंत्रण, और फिर 2010 में भारतीय सैनिकों ने 3 पाकिस्तानी ग्रामीणों की हत्या कर दी और दावा किया कि वे आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में हुई जांच में पता चला कि सैनिकों ने वास्तव में पुरुषों को इस इलाके में बहला फुसलाकर उनकी हत्या की थी। 2014 में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के बाद अशांति का एक और चक्र शुरू हुआ। पार्टी ने राष्ट्रीय विधायिका के एकमुश्त बहुमत हासिल किया था और हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी नीतियों के आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। भारत के साथ कश्मीर के संघ का पुरजोर पक्ष रखने वाली भाजपा जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने थोड़ी बड़ी पीडीपी या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाई, जिसका मंच कश्मीर में स्वशासन
के क्रियान्वयन पर केंद्रित था। भाजपा की हिंदुत्व समर्थक नीतियों ने क्षेत्र की मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी की चिंताओं को भड़काया। कश्मीर में अशांति में इजाफा देखा गया। भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक इस्लामी उग्रवादी समूह के कमांडर के मारे जाने के बाद 2016 में दंगों में बढ़ता तनाव भड़का था। भाजपा के प्रभुत्व वाली भारत की केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के रूप में राज्य पर नियंत्रण बढ़ाने का दावा करना शुरू किया और उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। 2018 के मध्य में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार को भंग कर दिया और भाजपा की राज्य की गठबंधन सरकार को छोड़ने और उसके पतन के कारण राज्य का सीधा शासन केंद्र से शुरू किया। कश्मीर में फरवरी 2019 में दशकों में अपने सबसे बड़े घर्षण का अनुभव किया। 14 फरवरी को एक उग्रवादी अलगाववादी समूह से जुड़े एक आत्मघाती हमलावर ने भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 सदस्यों की हत्या कर दी, जो 3 दशकों में भारतीय सुरक्षा बलों पर सबसे घातक हमला है। एक कठिन चुनाव चक्र के साथ भारत की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को अपने समर्थकों के दबाव का सामना करना पड़ा, जो सशक्त कार्रवाई करने के लिए है। दिनों बाद भारत ने 5 दशकों में पहली बार कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर लड़ाकू विमान भेजे और बाद में आतंकवादी समूह के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर के खिलाफ हवाई हमले करने का दावा किया। पाकिस्तान ने इस दावे से इनकार करते हुए कहा कि जेट विमानों ने एक खाली मैदान पर हमला किया था। अगले दिन पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र में 2 भारतीय जेट विमानों को मार गिराया और एक पायलट को पकड़ लिया। फिर भी उत्तेजना के बावजूद कई विश्लेषकों का मानना था कि भारत और पाकिस्तान दोनों का इरादा इसमें अभिवृद्धि से बचने का है। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने देश में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, गिरफ्तारियां जारी की, बड़ी संख्या में धार्मिक स्कूलों को बंद किया और अपने मौजूदा कानून को अपडेट करने का वादा किया। कुछ महीने बाद भाजपा ने संसद के निचले सदन में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाते हुए भारत के चुनावों में भारी जीत हासिल की। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में अगस्त में अपनी सैन्य उपस्थिति का निर्माण किया और कुछ ही दिनों के भीतर वहां अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण को औपचारिक रूप देने के लिए कार्रवाई की। एक संवैधानिक प्रावधान का शोषण करते हुए, जिसने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को एकीकृत करने की अनुमति नहीं दी, इसने जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को निलंबित कर दिया और भारत के संविधान को पूरी तरह क्षेत्र पर लागू किया। इसने राज्य को बाद में एक केंद्र शासित प्रदेश में डाउनग्रेड करने के लिए कानून भी पारित किया, जिससे केंद्र सरकार को अपने शासन पर पूरा नियंत्रण करने की अनुमति दी गई और लद्दाख क्षेत्र को अपने स्वयं के एक अलग केंद्र शासित क्षेत्र में विभाजित करने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम जो कश्मीर की समस्या है, उसमें चीन भी अपनी रोटियां सेकता रहा है। चीन का जो पाकिस्तान के साथ गठजोड़ है, वो उसके किन हितों को रक्षा कर रहा है, ये भी हम कश्मीर समस्या से ही जुड़ा हुआ पाते हैं। चीन ने पूर्वोत्तर कश्मीर में अंग्रेज़ों से बातचीत के बिना गए सीमा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट अधिग्रहण के बाद यह मामला बना रहा। हालांकि नई सरकार ने भारत से बिना सफलता के सीमा के बारे में बातचीत खोलने के लिए कहा। तिब्बत में चीनी प्राधिकरण की स्थापना और शिनजियांग में फिर से अपनी पकड़ बनाने के बाद चीनी सेनाओं ने लद्दाख के पूर्वोत्तर हिस्से में प्रवेश कर लिया। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए किया गया क्योंकि इसने उन्हें शिनजियांग और पश्चिमी तिब्बत के बीच बेहतर संचार प्रदान करने के लिए अक्साई चिन पठार क्षेत्र के माध्यम से एक सैन्य सड़क बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसने भारत और तिब्बत के बीच क्षेत्र में दर्रों पर चीनी नियंत्रण भी किया। भारत की देर से ही सही इस सड़क की खोज के कारण दोनों देशों के बीच सीमा पर टकराव हुआ, जिसका समापन अक्टूबर 1962 के चीन भारत युद्ध में हुआ। संघर्ष के बाद से चीन ने लद्दाख के पूर्वोत्तर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। भारत ने इस क्षेत्र में लद्दाखी सीमा के संरेखण पर चीन के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया और इस घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक दरार में महत्वपूर्ण योगदान दिया,
जो 1980 के दशक के अंत में ही ठीक होने लगा। इसके बाद के दशकों में चीन ने भारत के साथ अपने संबंध सुधारने का काम किया, लेकिन विवादित लद्दाख सीमा को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया है। 2020 चीन भारत की झड़पें देखने को मिली, सैन्य गतिरोध का हिस्सा भी है। 5 मई 2020 के बाद से चीनी और भारतीय सैनिकों ने लद्दाख में विवादित पंगोंग झील और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सहित चीन भारतीय सीमा के 60 स्थानों पर और सिक्किम और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच सीमा के पास आक्रामक हाथापाई, आमने सामने और झड़पें होने लगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पूर्वी लद्दाख में स्थानों पर भी अतिरिक्त झड़पें हुई। मई के अंत में चीनी सेनाओं ने गलवान नदी घाटी में भारतीय सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई थी। भारतीय सूत्रों के अनुसार 15-16 जून 2020 को हाथापाई की लड़ाई में 20 भारतीय सैनिकों, जिसमें एक अधिकारी भी थे, की मौत हुई और 43 चीनी सैनिकों, जिसमें एक अधिकारी की मौत शामिल है, हताहत हुए। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि सैनिकों को दोनों पक्षों पर बंदी बना लिया गया और आने वाले कुछ दिनों में रिहा कर दिया गया। भारत की ओर से 10 सैनिकों को बंदी बनाए जाने की सूचना मिली थी, जबकि चीन के नंबर अस्पष्ट बने हुए। बाद में चीनी विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना ने भारतीय सैनिकों को किसी भी नज़रबंदी से इनकार कर दिया। 25 जुलाई को गलवान, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में सैन्य मुक्ति की खबरें सामने आई। 30 जुलाई तक पंगोंग, गोगरा सैन्य मुक्ति से अधूरे रह गए थे। भारतीय सेना ने कहा कि यदि सैन्य मुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो वह सर्दियों के माध्यम से भी सैनिकों की तैनाती में वृद्धि जारी रखेगा। अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में चुशुल क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को एलएसी के साथ कई ऊंचाइयों पर कब्जा करते देखा, जो स्पेंगकुर गैप और स्पेंगकुर सोमा चीनी चौकियों पर नज़र रखते हैं। 7 सितंबर को 45 साल में पहली बार एलएसी के पास गोलियां दागी गई, जिसमें दोनों पक्षों ने गोलीबारी के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया। भारतीय मीडिया ने यह भी बताया कि भारतीय सैनिकों ने 30 अगस्त को पीएलए पर चेतावनी शॉट दागे। ये तो कश्मीर से जुड़ी हुई समस्या है ही। साथ ही अगर चीन की बात करें तो चीन चाहता है कि 5 फिंगर्स को वो अधिग्रहित करे, और 5 फिंगर्स में वो एक ही कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र, दूसरा नेपाल, तीसरा सिक्किम, चौथा भूटान और 5वां अरुणाचल प्रदेश। इन 5 के ऊपर वो अपना कब्जा जमा सके और अपनी सीमाओं का विस्तार कर सके, क्योंकि चीन की शुरू से ही अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ एक आक्रामककारी या कहना चाहिए घुसपैठी की तरह की नीयत रही है कि अपनी जो सीमाएं हैं उनका विस्तार किस तरीके से वो करें। इस प्रकार से चीन के साथ भारत का सीमा विवाद, भूटान का सीमा विवाद सदा चलता रहा है। लेकिन भारतीय सेना जो अब तक बचाव की नीति में रहती थी, लेकिन 2014 के बाद से उसने अपनी नीतियों में बदलाव किया है और वो अब आक्रामककारी नीतियों में विश्वास रखने लगी है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए